नमस्कार। आज हम परीक्षा सार से कुछ अहम करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। जी कोशिश रहेगी कि राजनीति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब पर जो जरूरी जानकारी है वो बिल्कुल कम समय में मिल जाए। बिल्कुल, खास तौर पर उनके लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपडेटेड रहना चाहते हैं। और देखिए, शुरू करते एक दिलचस्प बात से। कोझिकोड, जो निपा वायरस के लिए चर्चा में रहा, जी वही शहर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर भी है। हाँ, यह है ना एक अजीब सा विरोधाभास, कैसे एक जगह पर चुनौती और उपलब्धि दोनों हो सकती हैं। सही में। तो चलिए इन्हीं स्रोतों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं शासन और नागरिकता से। बिहार में मतदाता सूची को लेकर कुछ चिंताएं उठी हैं, खासकर एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब एसआईआर के बाद। हाँ, मैंने भी सुना। सवाल ये है कि लिस्ट में सिर्फ सामान्य रूप से निवासी भारतीय नागरिक ही है या कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी नागरिकता आप कह सकते हैं थोड़ी संदिग्ध है। बिल्कुल। और यहीं पर वो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, रोपा एक्ट 1950, उसकी धारा 19 बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, वो क्या कहती है? वो साफ करती है कि वोटर होने के लिए भारत का नागरिक होना और उस इलाके का सामान्य निवासी होना जरूरी है। पर यह सामान्य निवासी कौन है, ये तय करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ गई। और शासन से ही जुड़ा एक और मुद्दा है राज्यसभा का। जी हाँ, राज्यसभा नामांकन। संविधान का अनुच्छेद 83 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत करे। हाँ, वो जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा वाले क्षेत्र से होते हैं। बिल्कुल। और अनुसूची 4 ये बताती है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इसमें एक पेच है। क्या? कि राष्ट्रपति ये फैसला आमतौर पर सरकार की सलाह पर ही करते हैं। उनका अपना विवेक सीमित होता है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। केरल का कोझिकोड शहर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो निपा वायरस NIV की वजह से फिर खबरों में था। हाँ, ये एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से इंसानों में आती है, और इसका मुख्य स्रोत वो फल चमगादड़ हैं। और दिक्कत ये है कि इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है। जी हाँ, ये एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। वैसे स्वास्थ्य और बाहरी खतरों की बात हो रही है, तो विज्ञान में भी भारत सक्रिय है। किस तरह से? एक है 3I पहल। इसके जरिए भारत वैश्विक ग्रहीय रक्षा में, मतलब पृथ्वी को एस्टेरॉयड जैसे खतरों से बचाने की कोशिशों में शामिल हो रहा है। ओह अच्छा, और वो एटलस सिस्टम, वो भी इसी से जुड़ा है? हाँ, एटलस सिस्टम पृथ्वी के करीब आने वाली चीजों जैसे धूमकेतुओं पर नजर रखता है। एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट अलर्ट सिस्टम। दिलचस्प। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है? समग्र शिक्षा अभियान का नाम सुना है? जी, वो स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। लेकिन एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम है निष्ठा। निष्ठा, ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये शायद दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। सबसे बड़ा? वाकई? जी हाँ। और इसका फोकस सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि शिक्षकों में योग्यता आधारित शिक्षा देने की क्षमता विकसित करना है। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। जमीनी स्तर पर कितना असरदार है ये देखना होगा। बिल्कुल। अब जरा दुनिया पर नजर डालें। उप सहारा अफ्रीका में एक अलग तरह की क्रांति हो रही है। वो क्या? मोबाइल मनी, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल पेमेंट्स, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, इसका मतलब दूर दराज के इलाकों में भी लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। और इसमें भारत के UPI मॉडल के लिए भी कुछ सबक हो सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का फायदा हर किसी तक पहुंचे। सही बात है। अच्छा, अब पर्यावरण पर आते हैं। बंजर भूमि नीति और UNCD दिवस, ये क्या है? UNCD दिवस 17 जून को होता है। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संधि है ये, और दोनों का फोकस भूमि क्षरण तटस्थता पर है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, मतलब जमीन को और खराब होने से रोकना और जो खराब हो गई है उसे सुधारना। जी, इसमें स्थायी भूमि उपयोग और चरवाहा समुदायों की चिंताएं भी शामिल हैं, क्योंकि जमीन उनकी आजीविका का आधार है। और भूगोल की बात करें तो अंडमान निकोबार की जनजातियां भी अहम हैं। हाँ, वहाँ 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। PVTGs, जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली अंडमान में, और शोमपेन निकोबार में। ये वो समूह हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निकोबारी लोग ST तो हैं, पर PVTG नहीं, है ना? सही कहा। और इनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। अलगाव, स्वास्थ्य, पर्यावरण बदलाव।
पर्यावरण बदलाव का असर तो प्रवासन पर भी दिख रहा है। बिल्कुल। बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा जैसे इलाके सूखे और खेती के संकट से जूझ रहे हैं। और तटीय इलाकों में कटाव की समस्या। हाँ, इन वजहों से लोग मौसमी या स्थायी रूप से पलायन कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का सीधा असर है। आखिर में रक्षा क्षेत्र की बात, टैलिस्मान सेबर अभ्यास, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करता है। ये हर 2 साल में होता है और इसमें कई देश शामिल होते हैं, भारत भी, लगभग 18 देश। और इसका मकसद? मुख्य मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाना और देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बेहतर करना। समझ गया। तो आज हमने शासन, स्वास्थ्य, विज्ञान, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रक्षा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े कई जरूरी मुद्दे देखे जो परीक्षा सार में दिए गए थे। जी हाँ, और इन सबको एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन भारत के अंदर ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर कर रहा है, इसका असर नागरिकता या जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनके बंटवारे पर जो बहसें चल रही हैं उन पर क्या पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर काफी गहरा हो सकता है।